सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम यूपी टेट और सुपर टेट में जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी टेट में जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट में लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ईवीएस का। और जो सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपके लिए लगभग आपका जो क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का ईवीएस पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से जो ईवीएस है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर आप जो कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लगभग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतर प्रयास रहेगा। उन सभी की तैयारी के लिए अगर वो लगातार आप साथ में आंसर कर सकते हैं या कहीं आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वो बेहतर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर प्रसारित होंगे। पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और दूसरा है बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, तीसरा है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, और चौथा है कायिक कायिक जनन द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फल द्वारा आप लोग कहीं भी इसको आप देखे भी होंगे कि जो फल द्वारा जो भी पौधे बनते हैं, पौधे द्वारा फल द्वारा जिन पौधों का निर्माण होता है वो दूर तक प्रसारित होंगे। क्योंकि पौधे जब फल जब पक जाते हैं तो उसके बाद जो चिड़ियों के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से जो उसके बीज दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। तो इसका जो सही ऑप्शन है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, ये सही है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है वायुदाब नापने वाला यंत्र निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा है हाइग्रोमीटर होगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर। तो इसका जो वायुदाब नापने वाला जो यंत्र है, पहले देख लेते हैं कि सिस्मोग्राफ जो होता है वो किस उपयोग में किया जाता है। तो जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंपीय तीव्रता नापने के लिए, आप कहीं इसको नोट भी कर सकते हैं। थर्मामीटर का जो उपयोग होता है वो होता है मनुष्य का जो तापमान नापा जाता है वो थर्मामीटर से। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है, हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। तो आप इसे कहीं भी लिख सकते हैं, तीनों का मैंने बता दिया है। और वायुदाब नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायुदाब नापने के लिए, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तीव्रता नापने के लिए, थर्मामीटर का उपयोग थर्मामीटर का उपयोग जो है वो मानव का तापमान नापने के लिए, हाइग्रोमीटर बचा तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। तो जो बीटी कपास है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आप इसे लिख भी सकते हैं। अक्सर ये पूछा भी जा चुका है, बीटी कपास के बारे में लगभग बार पूछा जाता है ईवीएस के क्वेश्चन में। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी कपास जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वन, टुंड्रा वन, मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं वो जो सर्वाधिक उत्पादन जो पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है वो है उसका जो उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं उसमें सबसे अधिक पाया जाता है। यह सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय वन में भी पाई जाती है। किसी भी तरह से जो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। तो पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा केला, गन्ना या सरसों। तो जो द्विबीजपत्री है वो सरसों है। द्विबीजपत्री में सरसों जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। ऑप्शन है इसके समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। आप लोग जितनी भी परतें हैं उसको अच्छे से पढ़ लें तो वो आपके लिए सही रहेगा कि पहली जैसे क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, फिर समताप मंडल। तो इसी प्रकार से आप पूरे जितने भी परतें हैं उसको अच्छे से कर लेंगे तो इससे एक क्वेश्चन तो 100% श्योर रहता है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो वायुमंडल की जो ओजोन परत पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है।
ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 ईस्वी को बनाया गया है। तो ये जो इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में बनाया गया है। फिर इसके बाद केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में, 1970 में, 1972 में या 1984 में? तो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की जो स्थापना हुई है वो 1974 ईस्वी में हुई है। और इसका जो मुख्यालय है, अक्सर पूछ लेते हैं, या तो इसके बारे में सन पूछेंगे या इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है, तो इसको आप कहीं लिख सकते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अक्सर इसको भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसके पहले भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। भारत में जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित जो एजेंसी है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय जल आयोग भी नहीं होगा, सर्वे ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल भी नहीं होगा, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसके ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो जो अस्थायी सदस्य हैं, सबसे पहले आपको बता दें 5 सदस्य हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में चाइना है, और इसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद रसिया है, और उसके अलावा द यूनाइटेड किंगडम या यूके है, और यूएस है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो जितने भी सार्क देश के नाम हैं उसे आप इस तरह याद कर सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है, आप सीधे तौर पे लिख दीजिए MBBS पेन, ठीक है। M से हो जाएगा मालदीव, और B से हो जाएगा बांग्लादेश, और B से दूसरे वाले B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका। इतने का फिर से बता दे रहे हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। पेन का अर्थ हो जाए, पेन में जो ट्रिक है, पेन से पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। ये आपको सार्क देश हैं, इसे आप अच्छे से लिख भी सकते हैं कहीं पे, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर था, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है सुरक्षा परिषद में टोटल जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। फिर इसके बाद, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है? डिप्थीरिया, टांसिलाइटिस, अतिसार या खसरा। तो इसका जो जल प्रदूषण या जल जनित रोगों का जो उदाहरण है वो है अतिसार, ठीक है। अतिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो जिसे आप लूज मोशन भी कह सकते हैं, जल प्रदूषण से हो सकता है, जल जनित रोगों से, ये इसका मुख्य कारण होता है। फिर इसके बाद, निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो AB जो ब्लड ग्रुप है वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है। इसको आप लिख भी सकते हैं कहीं पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसके बाद अब देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्यों का कर्तव्य है? तो ये संशोधन, पर्यावरण संरक्षण का जो कर्तव्य है, राज्यों का जो कर्तव्य है वो किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो ये 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। सबसे पहले 1976 में जो आर्टिकल जोड़ा गया है 48 से, ठीक है। तो उसके बाद 1976 में जोड़ा गया, उसके बाद जो है आर्टिकल जो है 51 जोड़ा गया, जो 48 में बताया गया कि राज्यों का कर्तव्य है, और 51 में ये बताया गया है कि जो पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा। अगर आपसे सन भी पूछा जाता है कि 48 से कौन से सन में लाया गया या संविधान में जोड़ा गया, तो 1976 में।
फिर इसके बाद शादी के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन है चिपको आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, अपिको आंदोलन या मैत्री आंदोलन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शादी के समय उत्तराखंड में यह परंपरा जो है लागू की गई थी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, वहाँ के मुख्यमंत्री उस समय थे लगभग कल्याण सिंह रावत जो थे वो मुख्यमंत्री थे वहाँ के। कल्याण सिंह रावत के द्वारा ये जो है आंदोलन चलाया गया था कि जब भी दुल्हन अपने मायके से विदा होगी तो वहाँ पर दूल्हा जो है वो एक वृक्ष लगाएगा। तो सबसे और जो ये परंपरा थी ये कल्याण सिंह रावत जो है वो चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर बनाए थे और भावनात्मक आंदोलन की भी संज्ञा इसको दी जाती है। और इस जो चमोली में इसका अगर पूछा जाता है कि मैत्री आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो मैत्री आंदोलन की शुरुआत जो है वो चमोली से की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैत्री आंदोलन हो जाएगा। और ये चिपको आंदोलन से प्रभावित था और ये 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन में दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा है। इसकी शुरुआत जो है कल्याण सिंह रावत जी ने चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर किए थे और ये चमोली जिला है एक, वहाँ से शुरुआत की गई थी उत्तराखंड राज्य में। फिर इसके बाद है निम्न भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लगभग लोग इसका आंसर कर लेंगे। गोवा में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा की भी समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र भी, उड़ीसा भी और उत्तर प्रदेश की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? संत कबीरनगर, सोनभद्र, मेरठ या झांसी। तो जैसा कि आपसे ये पूछा जा सकता है, सुपर टेट में अक्सर इसकी आने की ज़्यादा चांस हैं। सोनभद्र जो हो जाएगा सबसे, अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन वाला राज्य पूछा जाएगा तो सोनभद्र है। और सबसे कम में अगर पूछा जाता है तो संत कबीरनगर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो वनों वाला जिला वो पूछा जाता है तो संत कबीरनगर हो जाएगा। फिर इसके बाद पर्यावरण संबंधी मामलों में अपने प्रसिद्ध फैसले से सुप्रीम कोर्ट में किस जज को हरित जज की संज्ञा दी गई है? न्यायाधीश कुलदीप सिंह, न्यायाधीश मुखर्जी, न्यायाधीश हेगड़े या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो है एक इसमें जो हरित जज की जिन्हें संज्ञा प्रदान की गई है, इन्होंने जो फैसला दिया था, एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इन्होंने कहा कि जो सिनेमा घर या जो भी आप कहीं भी मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर मूवी शुरू करने से पहले आपको 2 से 2.5 मिनट तक जो है वो आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए बारे में कुछ आपको क्लिप चलाना होगा। तो इसलिए इन्हें जो है इन जज को हरित जज भी कहा जाता है। और ये जज थे न्यायाधीश कुलदीप सिंह। न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने ये सुप्रीम कोर्ट को मतलब ये फैसला दिया कि जो भी सिनेमा घर है वहाँ पर 2 से 2.5 मिनट के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए एक क्लिप चलाना होगा, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। फिर इसके बाद लंदन सम्मेलन कब आयोजित किया? 1974 में, 1975 में, 1985 में या 1988 में। तो जो लंदन सम्मेलन था वो सबसे पहले आपको बता दें ब्रिटेन शहर में हुआ था। लंदन सम्मेलन जो था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो मुख्य विषय था वो था समुद्री कचरे का निस्तारण। ये था 1975 में। ये कब आयोजित किया गया? लंदन सम्मेलन जो है वो ब्रिटेन में आयोजित किया गया था और ब्रिटेन में 1975 में आयोजित किया गया था, क्योंकि हेलसिंकी जो सम्मेलन हुआ था वो 1974 में हुआ था और इसका जो विषय था वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया था कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। तो समुद्री पर्यावरण में लगभग सभी वो आ जाते थे। अगर हेलसिंकी सम्मेलन पूछा जाता है तो 1974 में, अगर लंदन सम्मेलन पूछा जाता है तो 1975 में। लंदन सम्मेलन का जो विषय था वो समुद्री कचरे का निस्तारण था। हेलसिंकी अगर पूछा जाता है तो हेलसिंकी का संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा के विषय था, तो इसलिए वो असफल भी रह चुका है। इसलिए अक्सर जो चांस होते हैं वो लंदन सम्मेलन या हेलसिंकी सम्मेलन के पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं। फिर इसके बाद है मरकट द्वीप किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप, एलिफेंटा द्वीप, न्यूमर द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप। तो आपको बता दें कि मरकट द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। और इसे जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो काला
पानी के नामक जो स्थान है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, मरकट द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। फिर इसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला यौगिक कौन सा है? अमोनिया, यूरिया, बेंजीन या क्लोरोफार्म। तो इस जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यौगिक बनने वाला है वो है यूरिया। ठीक है, क्लोरोफार्म जो है वो निषेचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो है मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और ये जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। अगर पूछ सकता है कि भाग 3 के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है या क्या आता है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत जो है वो मूल अधिकार आता है। फिर इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नीति दर्रा, काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा या जोजिला दर्रा। जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। काराकोरम जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पाया जाता है, और इसके बाद जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो सबसे ऊंचा दर्रा है वो लद्दाख में पाया जाएगा। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे अत्यधिक जो दर्रों की संख्या भी है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम दर्रा। नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 2%, 3%, 4.8% या 7.5%। यहाँ पे सही विकल्प यहाँ पे जो होगा वो 7.5 होगा। संपूर्ण विश्व का जो है भारत में जो 7.5% जो है वो जैव विविधता सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। अगर यहाँ पे 7.0 भी होता तो वो भी सही विकल्प होता। 7.0 से 7.5% के लगभग जो है संपूर्ण विश्व की जो में 7.5 जैव विविधता है वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। फिर इसके बाद कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो कल्याण सोना जो है वो गेहूं किस्म की फसल है, तो इसका सही विकल्प है गेहूं। फिर इसके बाद है जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दिया गया है? चंद्रमा, टाइटन, डीमोस या कोबोस। तो चंद्रमा को जो है वो जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दिया गया है। फिर इसके बाद है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, आप लोग इसको जानते ही होंगे। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो कोशिका। फिर इसके बाद समुद्रीय राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ खाड़ी में, सुंदरवन में, चिल्का झील में या इनमें से कोई नहीं। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क है वो कच्छ खाड़ी में स्थित है और ये गुजरात में है। तो यहाँ पर हमने लगभग 27 से 28 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पे और प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। वो आपकी परीक्षा में जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, तो आप इसलिए भी सब्सक्राइब कर लें, लगभग फ़ायदेमंद होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट में, और जिन सब प्रश्नों के आने की संभावना है वो भी अच्छे से शामिल किए जाएंगे। लगभग ईवीएस का भी हमारे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद साइकोलॉजी और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।